ये कहानी है इलाहाबाद के एक छोटे से गांव जिसमें नेहा का परिवार रहा करता था। नेहा के परिवार में उसके पिता सुनील, माता कमला और एक बहन गौरी थे। वो बहुत गरीब थे। उसके पिता सुनील दूसरों के खेत में काम किया करते, तो जो भी वो कमा कर लाते उसी से उनका गुजारा चलता था। कमला, कहाँ पर हो? पिताजी, माँ तो नहीं है घर पर। कहाँ गई है तुम्हारी मम्मी? पड़ोस वाली आंटी के घर गई है मम्मी। अच्छा ठीक है। और गौरी कहाँ है? गौरी बाहर खेलने गई हुई है। अच्छा, मुझे एक गिलास पानी ला दो। अभी लाई पिताजी। नेहा जल्दी से जाकर एक गिलास पानी लेकर आती है और अपने पिता को देती है। ये लो पिताजी पानी। सुनील पानी पी लेता है और बोलता है, मैं मुंह धोकर आता हूँ बेटा, तुम खाना निकाल दो। ठीक है पिताजी, मैं निकालती हूँ खाना, आप हाथ मुँह धोकर आइए। सुनील मुँह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाता है और नेहा उसे खाना देती है और बोलती है, पिताजी मुझे अपनी एक सहेली के घर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम जा सकती हो, पर जल्दी घर आ जाना। और सुनो, जाते जाते अपनी मम्मी को भी घर आने के लिए बोल देना। ठीक है पिताजी, मैं मम्मी से बोल दूंगी। ऐसा बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। फिर नेहा पड़ोस में जाती है और अपनी मम्मी को बुलाती है। मम्मी, नेहा तो घर के बाहर ही नहीं आती, अभी तो इतनी बड़ी भी नहीं हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तो तुम बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हें पिछले साल देखा था, जब से अब तक में तुम में बहुत फर्क है। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? लड़कियों को बड़े होते देर लगती है क्या? हाँ बहन, बोल तो तुम ठीक रही हो। वैसे नेहा बेटा, तुम मुँह पर कोई क्रीम क्यों नहीं लगा लेती? क्रीम? कैसी क्रीम? रंग साफ करने वाली क्रीम बाजार में बहुत मिलती है कमला, तुम लाकर दो ना नेहा को। अरे बहन, बहुत क्रीम लगाती हूँ मैं इसकी, पर कोई असर ही नहीं होता। कितनी काली होती चली जा रही है ये। ऐसे तो इसकी शादी भी नहीं होगी। नहीं, ऐसा मत बोलो बहन, हमें भी नेहा की शादी करनी है। मम्मी चलो ना, पापा आपको बुला रहे हैं। अच्छा चलो बहन, मैं बाद में आती हूँ। इसके पिताजी घर आ गए। फिर जरूर आना। नेहा अपनी माँ कमला को लेकर चली जाती है और पड़ोसन के घर के बाहर आकर नेहा कमला से बोलती है, मम्मी आप घर पे जाइए, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। तुमने अपने पिताजी से पूछा? हाँ मम्मी, मैंने पूछ लिया है। अच्छा ठीक है, चली जाओ और समय से घर आना, मैं घर जाती हूँ। नेहा अपनी सहेली के घर जाती है और कमला अपने घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगली सुबह, मम्मी जल्दी से कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुमने तो रात में भी खाना नहीं खाया था। रुको, अभी लाती हूँ। मम्मी भूख तो मुझे भी लगी है। बेटा पहले रोटी गौरी को खाने दे, वो छोटी है ना, तुम बाद में खा लेना। ठीक है मम्मी, आप गौरी को दे दो, मैं बाद में खा लूंगी। कमला, मेरी भी रोटी बना दो, खेत पर जाने के लिए देर हो रही है मुझे। अभी बांध देती हूँ, बस जाने। हाँ, एक प्याज तो काट दे जरा। माँ मुझसे नहीं होगा ये सब, तुम पूरी 7 साल की हो गई हो और तुमसे एक प्याज नहीं कटेगा। वो सब नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कुछ लड़कियां आकर गौरी को आवाज देती है, गौरी, ओ गौरी। हाँ अभी आ रही हूँ। माँ मैंने तो खाना खा लिया, अब मैं जा रही हूँ खेलने। ठीक से खाना तो खा ले पहले। माँ जाने दो ना, मेरी सहेलियाँ चली जाएंगी। अच्छा ठीक है, जा। गौरी रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ खेलने। ठीक है दीदी, आ जाओ। माँ मैं भी जाऊँ गौरी के साथ खेलने के लिए? हाँ हाँ तुम भी जाओ। ठीक है मम्मी। नेहा गौरी और बच्चों के साथ खेलने जाने लगती है कि तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, गौरी तेरी बहन कितनी काली है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। चुप हो जाओ, तुम मेरी बहन के बारे में फालतू मत बोलो। गौरी तुम मत लड़ो, मैं नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ। नेहा की आंखों में आंसू होते हैं और वो ऐसा बोलकर वहाँ से आने लगती है कि तभी एक लड़की बोलती है, गौरी तेरी बहन तुझसे अलग कैसे है? मेरी बहन बहुत अच्छी है, तुम अपनी बहन को देखो। गौरी और नेहा बहनी तो थी, पर गौरी बहुत सुंदर थी और नेहा बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। इस कारण से गौरी के साथ सभी बच्चे खेलते और नेहा को बच्चे अपने साथ नहीं खेलने देते। इसी वजह से नेहा अपने घर में ही खेला करती और बच्चों के साथ बाहर कम खेलती थी। उस लड़की की बात को सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर बहुत रोती है। नेहा तुम तो खेलने गई थी ना, तो तुम रो क्यों रही हो? नेहा रोती हुई बोलती है, माँ बच्चों ने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम बुरी नहीं हो, लोगों की सोच छोटी हो गई है। कमला नेहा को समझा देती है। नेहा चुप हो जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब नेहा और गौरी बड़े हो जाते हैं। गौरी बचपन की तरह अभी भी बहुत सुंदर थी और नेहा के रंग में कोई सुधार नहीं आता।
कमला खाना निकाल दो, बहुत तेज भूख लगी है। आप मुंह तो धोकर आओ, मैं खाना निकालती हूँ। सुनील खाने के लिए बैठता है और कमला उसे खाना देते हुए बोलती है, सुनील जी महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमारी तो दो बेटियां हैं, हम उनकी शादी कैसे करेंगे? ये तो तुम सही कह रही हो, महंगाई तो आसमान छू रही है। गौरी की शादी तो हो जाएगी, पर नेहा की शादी कैसे होगी? एक तो हम गरीब हैं और ऊपर से नेहा का रंग पक्का है। नेहा बहुत समझदार है, भगवान ने उसके भाग्य में भी तो कोई लिखा ही होगा। भगवान करे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए बस। कमला और सुनील अपनी दोनों बेटियों की शादी को लेकर बहुत परेशान रहा करते थे। फिर एक दिन नेहा का रिश्ता आता है। लड़के वाले गौरी को पसंद करके चले जाते हैं। गौरी को पसंद करना तो एक बहाना था, वो सुनील की गरीबी के कारण चले जाते हैं। जब ये बात सुनील को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा करता है। हमारी बेटी को समझ क्या रखा है, गरीब जरूर है, हमारी भी कोई इज्जत है। जिसके लिए बुलाया था उसे तो देखा नहीं और दूसरी को पसंद कर लिया। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब जो भी रिश्ता आता वो नेहा की जगह गौरी को पसंद करके जाता। फिर एक दिन प्रकाश का रिश्ता आता है। साहूकार जी, आप मुझ जैसे छोटे किसान के घर क्या करें सुनील जी, बच्चों की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। प्रकाश गांव के साहूकार का बेटा होता है जो कि बहुत अमीर होते हैं। प्रकाश ने बाजार में नेहा को पहले से ही देख रखा था और उसे नेहा देखते ही पसंद आ जाती है। इसीलिए वो नेहा के घर अपने पिताजी को लेकर रिश्ते की बात करने भेजता है। कुछ दिनों में उसकी शादी तय हो जाती है। सुनील बताओ, शादी के लिए अगले महीने की 15 तारीख सही रहेगी? अगले महीने? क्यों, अगले महीने करने में कोई परेशानी है? साहूकार जी, आप तो जानते हैं मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे करूँगा? अरे तुम हाँ तो बोलो, तैयारी तो हो ही जाएगी, फिर जैसा आप ठीक समझें। सुनील शादी के लिए हाँ तो कर देता है, पर वो ये जानता था कि साहूकार की बराबरी वो नहीं कर सकेगा। पर सुनील का परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश होता है क्योंकि उन्हें बिना ढूंढे इतना अच्छा रिश्ता मिल जाता है। कर्जा लेकर जैसे तैसे सुनील अपनी बेटी नेहा की शादी कर देता है। इसके बाद नेहा प्रकाश के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। दयालुपुर नाम के गांव में कन्हैया नाम का गवाला रहा करता था। कन्हैया बहुत ही ईमानदार था और वो दूध बेचने का काम किया करता। उसका दूध एकदम शुद्ध और गाढ़ा होता था। वो पास के नगर में जाकर दूध बेचता था। अरे राम राम साहब, आज कितना दूध चाहिए आपको? राम राम, 1 लीटर दे दो भैया। कन्हैया दूध देने लगता है। तभी शर्मा जी बोलते हैं, भैया आपका दूध तो बहुत गाढ़ा है, एकदम शुद्ध लगता है। हाँ जी भैया, बिल्कुल शुद्ध है। ऐसा बोलते हुए कन्हैया वहाँ से चला जाता है और उस नगर में अपनी साइकिल को लेकर गली गली घूम घूम कर दूध बेचता है। उस नगर में मोहन नाम का गवाला रहा करता था। मोहन की उस नगर में एक लौती दूध की डेयरी थी जिस पर वो अशुद्ध और मिलावटी दूध के पदार्थ बेचा करता था। एक लौती डेयरी होने की वजह से सभी उसी डेयरी से दूध खरीदते। अरे मोहन काका, 1 किलो दही देना। अभी देता हूँ। मोहन राजू को एक पैकेट उठाकर देता है तो राजू बोलता है, मोहन काका वजन तो करो। 1 ही किलो है, तौल के ही रखा है, लेना है तो लो वरना निकलो यहाँ से। ये सुनकर राजू को मायूसी के साथ उस दही के पैकेट को लेकर जाना पड़ता है। उस नगर के लोग मोहन से बहुत परेशान हो गए थे। धीरे धीरे सभी को कन्हैया के बारे में पता चलता है और सभी लोग कन्हैया से दूध लेना शुरू कर देते हैं। दूध ले लो, दूध ले लो। कन्हैया की आवाज सुनकर एक महिला निकलती है और बोलती है, अरे कन्हैया भैया, जरा 1 लीटर दूध तो देना। कन्हैया रुक जाता है और उस महिला को दूध देने लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भैया तुम्हारा दूध तो एकदम शुद्ध और ताज़ा लगता है। हाँ एकदम ताज़ा, अभी अभी भैंस से कहाड़ कर लाया हूँ। कन्हैया को दूध देता देख दूसरी महिला भी वहाँ बर्तन लेकर आती है और बोलती है, अरे भैया मुझे भी 2 लीटर दूध देना, खीर बनानी है। आपको मैं गाय का दूध देता हूँ, उसकी खीर अच्छी बनती है और एक जैसे ही दाम है। कन्हैया उन दोनों को दूध देकर वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल जाती है कि पास के गांव से कोई दूध लेकर आता है और पूरे नगर में कन्हैया की बातें होने लगती है। अरे शीला कहाँ जा रही है? अरे क्या बताऊं बहन, मोहन से दूध लेने जा रही हूँ। एक तो इस मोहन की डेयरी पर जाने का मन नहीं होता, इतनी दूध में मिलावट करता है। अरे सही बोल रही हो आप, लेकिन अब हमें उसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है और ना ही उसका मिलावटी कोई सामान खरीदने की। अच्छा हाँ, ये बात तो तुमने सही बोली। जब से कन्हैया दूध लेकर आने लगा है तब से तो हमें मोहन की दुकान पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
सभी नगर के लोग कन्हैया से ही दूध लेने लगे और मोहन अपनी डेयरी पर बैठा रहा करता। मुश्किल से 1-2 लोग ही मोहन से दूध लेने के लिए आया करते। फिर उसे भी कन्हैया के बारे में पता चला। एक दिन कन्हैया अपनी साइकिल से मोहन की डेयरी के सामने से गुजरता है। तभी मोहन उसे रोक कर बोलता है, अरे सुनो, तुम कन्हैया हो ना? हाँ जी, मैं ही कन्हैया हूँ। तुम वही दूध वाले हो ना जो नगर में सभी लोगों को शुद्ध और ताज़ा दूध देता है? हाँ जी भैया, मैं कन्हैया दूध वाला हूँ। तुम्हारी खुद की भैंस है या किसी से खरीद कर दूध बेचने आते हो? नहीं नहीं भैया, मेरी खुद की 2 भैंसें हैं जिनका ताज़ा दूध ही मैं बेचने आता हूँ, एकदम शुद्ध और बिना मिलावट के। यही तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें मुनाफा कितना हो जाता है? मुनाफा तो इतना नहीं होता, लेकिन सुकून बहुत मिलता है ईमानदारी के काम में। कल से तुम एक काम करना, सारा दूध मुझे दे जाना और उसके बदले मैं तुम्हें 2 गुने दाम दे दूंगा और तुम्हारा ज्यादा मुनाफा भी होगा। नहीं नहीं भैया, ये अच्छा नहीं लगता। अब लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा मैं। ऐसा बोलकर कन्हैया वहाँ से चला जाता है और मोहन अपने दांत पीसता हुआ रह जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मोहन की डेयरी पर कोई भी नहीं आता। तभी मोहन की डेयरी के पास से कन्हैया साइकिल पर गुजरता है तो मोहन सोचता है, इस कन्हैया के बच्चे ने तो सारा धंधा ही मंदा कर दिया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद मोहन कन्हैया का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है। कन्हैया को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। फिर वो अपने दूध के बर्तन अंदर ले जाता है और उसकी साइकिल बाहर ही खड़ी रहती है और वो अपने घर में खाना खाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद, सो जा बेटा सो जा, कन्हैया तो सो गया। इसकी साइकिल में पंचर कर देता हूँ, फिर देखता हूँ ये सुबह नगर कैसे पहुँचता है दूध बेचने। मोहन कन्हैया की साइकिल में पंचर कर वहाँ से चला जाता है और सुबह उठकर जब कन्हैया दूध बेचने के लिए अपनी साइकिल देखता है तो उसे साइकिल में पंचर हुआ मिलता है। वो अपनी पत्नी सीता को बुलाता है। अरे सीता, देखो किसी ने मेरी साइकिल में पंचर कर दिया है। जरूर ये बच्चों की शरारत होगी। जी, बच्चों ने ही किया होगा, लेकिन आप आज दूध बेचने कैसे जाएंगे? एक काम करता हूँ, मैं ये दूध का बर्तन सर पर रख कर ले जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? आप रुकिए, कल जब साइकिल ठीक हो जाएगी तो चले जाना। अरे नहीं, नगर में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लोगों को दूध नहीं मिल पाएगा। ऐसा बोलकर कन्हैया दूध के बर्तन को सर पर रखकर और दूसरे हाथ में दूसरा दूध का बर्तन उठाकर पैदल ही नगर जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर सभी को दूध देता है। कन्हैया को ऐसे देख शर्मा जी बोलते हैं, अरे कन्हैया भैया, आज आप पैदल, आपकी साइकिल को क्या हुआ? वो मैं सुबह उठा तो साइकिल में पंचर मिला। अच्छा। शर्मा जी को दूध देकर कन्हैया पैदल ही नगर में घूमता है। दूध ले लो दूध, दूध ले लो दूध। कन्हैया मोहन की डेयरी के सामने से गुजरता है तो मोहन उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे ये गांव से इतनी दूर पैदल ही दूध बेचने आ गया, बहुत मेहनती है, मुझे कुछ और तरकीब लगानी होगी। उसके बाद कन्हैया दूध बेचकर अपने घर चला जाता है और पैदल चलने की वजह से वो बहुत थका हुआ होता है। सारा दूध बिक गया जी। दूध तो बिक गया, तुम ये बताओ रामू साइकिल दे गया ठीक करके? हाँ, ठीक हो गई, बाहर खड़ी है। बहुत थक चुका हूँ, साइकिल अंदर लेकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। आज कन्हैया साइकिल तो घर के अंदर ले जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने दूध के बर्तन बाहर भूल जाता है और घर में जाकर खाना खाकर सो जाता है। रात के अंधेरे में मोहन दोबारा से कन्हैया के घर के पास आता है और इस बार वो कन्हैया के दूध के बर्तन में मरा हुआ चूहा डालकर चला जाता है। वो जा ही रहा होता है कि तभी कन्हैया के पड़ोस का लड़का चिंटू उसे देख लेता है। ये तो पास के नगर का डेयरी वाला मोहन है, ये हमारे गांव में क्या कर रहा है? ऐसा सोचता हुआ चिंटू चला जाता है। सुबह होती है और उसी बर्तन में कन्हैया दूध भरकर बेचने नगर में पहुंच जाता है। दूध ले लो दूध, दूध ले लो दूध, दूध ले लो दूध। कन्हैया भैया 2 लीटर दूध देना। अभी देता हूँ, एकदम ताज़ा दूध निकाल कर लाया हूँ अभी। कन्हैया शीला को दूध देने लगता है और जैसे ही शीला के बर्तन में कन्हैया दूध डालता है, उसमें एक मरा हुआ चूहा देखकर शीला सारा दूध फेंक देती है और बोलती है, अरे ये क्या है, दूध में चूहा, हमें ये दूध पिलाकर मारना चाहते हो क्या कन्हैया? नहीं नहीं भाभी जी, मुझे तो पता ही नहीं है, कहाँ से आ गया। तभी वहाँ शर्मा जी भी आ जाते हैं। कन्हैया, तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है? कभी साइकिल पंचर तो कभी दूध में मरा हुआ चूहा निकलता है, जरूर इसमें किसी की चाल लग रही है।
ऐसा कौन करेगा भैया, मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए तो सोचता भी नहीं हूँ। मेरे से किसी को क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? नगर में एक इंसान है ना जिसको आपके आने से घाटा होता है। हाँ शीला भाभी, ये तो तुमने सही बोला। कौन? किसे घाटा होता है? मोहन को। लेकिन मैंने तो कभी मोहन को कुछ नहीं कहा, वो ऐसा क्यों करेगा? अरे कन्हैया भैया, तुम नहीं जानते उस मोहन को। उस मोहन को सबक सिखाना पड़ेगा, मेरे पास एक तरकीब है। उसके बाद शर्मा जी कन्हैया और शीला को अपनी तरकीब बताते हैं। फिर कन्हैया अपने घर जाता है और रात के अंधेरे में फिर से मोहन उसके घर के पास आता है। इस बार मोहन दूध के बर्तन में मेंढक डालने ही वाला होता है कि तभी कन्हैया वहाँ आ जाता है और रंगे हाथों मोहन को पकड़ लेता है और नगर के कुछ लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। देख कन्हैया, मैंने बोला था ना, ये मोहन का ही काम होगा। मोहन, ये क्या करने जा रहे थे तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था, तुम्हारी वजह से मेरी डेयरी पर कोई भी नहीं आता था, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा था। तुम भी अगर शुद्ध और ताज़ा दूध बेचते तो लोग तुमसे भी दूध खरीदना पसंद करते, और कोई किसी का नसीब का नहीं खाता है, ये बात हमेशा याद रखना। अरे कन्हैया भैया, इसे क्या समझा रहे हो? मारो इसे, मारो। इतनी भीड़ देखकर चिंटू भी वहाँ आता है और एकदम से बोलता है, अरे आप तो परसों भी आए थे ना हमारे गांव में, काका इन्हें क्यों मार रहे हैं? कन्हैया देखो, तुम्हारी जो साइकिल पंचर हुई और जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसी ने किया था, मारो इसे, सब मिलकर मारो। नहीं नहीं, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस को बुलाते हैं। उसके बाद कन्हैया पुलिस को बुलाता है और मोहन को मिलावट करने के जुर्म में सजा सुनाई जाती है। और दूसरी तरफ कन्हैया नगर में दूध पहुंचाने का काम करता रहता है, जिससे उसका परिवार भी सुखी जिंदगी व्यतीत करते हैं।